अपवित्र। आप मुझसे शादी के लिए ना बोल दीजिए। ना बोलना होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो आप स्वयं मुझे ना बोल सकती हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं ही। पर आप मुझे क्यों नापसंद करना चाहती हैं? क्या कमी है मेरे अंदर? देखिए, अगर आप बता देंगी तो कम से कम दूसरी लड़की इन्हीं कारणों से मुझे नापसंद नहीं करेगी। वह मुस्कुराते हुए बोला, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, यह एक बहुत ही सामान्य परिदृश्य है जहाँ पर एक लड़का कुशल एक लड़की लवी को शादी के लिए देखने गया है। अभी तक की बातचीत से पता चला है कि लवी शायद कुशल से शादी नहीं करना चाहती। पर कुशल की यह बात सुनकर लवी उसे देखती रह गई। कितना निश्चल, कितना मनमोहक, निर्दोष आंखों वाला। हाँ, वैसे तो वह चश्मा लगाता है, पर इस वक्त उसने चश्मा हाथ में पकड़ रखा है। चश्मे की कांच पर फूंक मारते हुए वह उसके कमरे में खड़ा होकर उसके ही मखमल के दुपट्टे से चश्मे को पोंछते हुए उसे एकटक देख रहा है। लवी सिहर उठी। एकदम ऐसा ही तो उसके सपनों का राजकुमार होना चाहिए था। शायद इतना सुंदर भी नहीं होता। वास्तव में उसके सपने में कोई राजकुमार था ही नहीं। मध्यम वर्गीय परिवारों में लड़कियां अब राजकुमारों के सपने नहीं देखती। अब वह कुछ बनने, कुछ करने के सपने देखती है कि माता पिता उन पर गर्व कर सके। लवी ने भी तो ऐसे ही सपने देखे थे। सपने पूरे भी हुए थे। अच्छी खासी जिंदगी थी। काश यह कुछ सालों पहले आया होता उसकी जिंदगी में। अब इसके आने से पहले एक राक्षस उसकी जिंदगी में आ चुका था। उसकी दुनिया के सपने तहस नहस कर चुका था। लवी की खुशियां, उसके सपने उस राक्षस के 2 पल के सुख की कीमत हो गए थे। कुशल को अपनी ओर इतनी गहरी निगाहों से देखते पाकर लवी अचकचा गई। वह बोली, नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। क्या आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं? मेरे साथ। कुशल ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। मुझे मालूम है, और अगर यही एक कारण है तो शायद आपका मुझे नापसंद करना जायज है, क्योंकि आपके साथ तो सिर्फ एक बार हुआ और आपकी आत्मा छलनी हो गई। आप तो बहादुर है कि आपने आवाज उठाई और उससे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। पर मैं मैं तो किसी को बता भी नहीं सका कि मेरा रेप हुआ था। लवी अक्षर से आंखें बड़ी करके मुंह पर हाथ रखकर आंखों से ही बोली, रेप? लड़के का? कुशल बोला, हाँ, आप बहादुर है। आपने अपने मम्मी पापा को बताया। आपके मम्मी पापा समझदार है। उन्होंने आपको समझा। मैं कायर था, बस शिकार बनता रहा। मेरी बदनसीबी तो देखिए, मैं तो उसे सजा भी नहीं दिला सका। लोग मानेंगे ही नहीं कि एक महिला भी लड़के का रेप कर सकती है। इतना कहकर वह वही बिस्तर पर मुंह ढांप कर बैठ गया। लवी ने पानी का गिलास उसके बढ़ाते हुए सॉरी बोला। उसे ऐसा रोता देखकर लवी के हाथ उसके बालों में सिर पर पहुंच गए। पता नहीं किस भावना के अधीन होकर लवी कुशल के बालों को सहलाने लगी। उसके बालों को छूते ही कुशल ने उसके हाथ को एकदम जोर से झटक दिया। डोंट टच मी। फिर एकदम से होश में आते हुए बोला, प्लीज, सॉरी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद से मुझे किसी का स्पर्श बर्दाश्त नहीं होता है। लवी उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली, आपने कभी किसी को नहीं बताया? अपने मम्मी पापा को भी नहीं, दोस्तों को भी नहीं, किसी को भी नहीं? कुशल सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, कोई समझना ही नहीं चाहता। दोस्तों से सांकेतिक रूप में साझा करने की कोशिश की थी, पर उनको लगता है यह तो मजे की बात है, जबकि यह उतना ही घिनौना, उतना ही लीजा है, उतना ही आत्मा को छन्नी करता है जितना कि किसी लड़की के लिए। लवी बोली, आप चाहे तो मुझसे बात करके अपना मन हल्का कर सकते हैं। जैसे कुशल के मन का फोड़ा फूटने का इंतजार ही कर रहा था।
लवी की बातों के स्नेहिल स्पर्श से उसका दर्द बह निकला। कुशल बोला, मैं सिर्फ 15 साल का था। 10वीं में साइंस का प्राइवेट का ट्यूशन लगवाया था। मुझे पढ़ने के लिए सर के घर पर जाना पड़ता था। एक दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए गया तो आंटी बोली, सर ने यह टॉपिक पढ़ने के लिए बोला है, अभी वह आते ही होंगे। वह हमेशा की तरह शरबत का गिलास मुझे पकड़ते हुए बोली। उसने पकड़ाते समय गिलास मेरे ऊपर गिरा दिया। वह बोली, कोई बात नहीं, वॉशरूम में जाकर धो लो। मैं हिचकिचा रहा था। मैं घर जाकर बदलना चाहता था, पर शरबत ऐसा गिरा था कि जैसे कि मैंने गलती से पैंट गीली कर ली हो। मैं बड़ा था, इसीलिए बाहर निकलने में शर्म महसूस कर रहा था। तो उनकी बात मानकर वॉशरूम में पैंट निकालकर धोने लगा। आंटी ने बोला, तौलिया लपेट लो, पैंट को दे दो, मैं धूप में डाल देती हूँ, सूख जाएगी, नहीं तो मैं इस्त्री कर दूंगी। मैं जब बाहर आया तो आंटी को निवस्त्र देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तब से आंटी ने मेरा तौलिया भी खींच लिया। वह मुझे अपनी ओर खींच रही थी और पता नहीं क्या सब गंदा गंदा बोल रही। अंत में जब मैं नहीं माना तो वह बोली, मैं चिल्लाऊंगी कि तुमने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। मैं जल्दी से अपनी गीली पैंट पहनने की कोशिश करने लगा। उन्होंने फोटो खींच ली। फिर मुझसे बोली कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे पापा मम्मी बदनाम हो जाएंगे, तुम्हें जेल हो जाएगी। उन्होंने मेरे साथ। मैं घर आया। मैं मम्मी पापा को सब कुछ बताना चाहता था, पर वह शायद मेरे जीवन से ज्यादा मेरी पढ़ाई में ही रुचि रखते। मैंने बोला, मैं कल से सर पढ़ने नहीं आऊँगा। तो कारण पूछने के बजाय वह मुझे डांटने लगे। मैं उन्हें देख रहा था कि मैं इन्हें सच बताऊंगा तो वह मुझ पर भरोसा करेंगे। मैं नहीं बता पाया। मैं घर से ट्यूशन का बोलकर जाता और बाहर घूमता रहता। मेरी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं होती। कुछ दिनों बाद सर ने पापा से मेरे ट्यूशन पर ना आने की शिकायत की। अब भी पापा मुझसे कारण नहीं पूछ रहे थे, बस मुझे पढ़ाई पर ध्यान ना देने के लिए डांट रहे थे। कोई नहीं समझता लड़कों की परेशानियां, कोई नहीं समझता, कोई नहीं सिखाता ही नहीं। एक दिन फिर घर पर सर नहीं थे। फिर आंटी ने वही सब किया। इस बार तो उन्होंने वीडियो भी बना ली थी। यह सब तब तक चलता रहा जब तक मैंने 12वीं नहीं पास कर ली। फिर लवी ने पूछा। फिर उन्हें कोई और नया लड़का मिल गया जो सर के ट्यूशन पर पढ़ने आता था। शायद वह उनके मन का था। मुझे मुक्ति मिल गई, पर नहीं, वह एहसास, वो लिजलिजा स्पर्श, वो 4 साल मेरे लिए आज भी एक बुरे भयानक सपने की तरह है। मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, पर डॉक्टर ने ही मुझे प्रोत्साहित किया और बोला कि मुझे शादी करनी चाहिए, अपने आप को एक मौका देना चाहिए पुरानी यादों से बाहर निकलने के लिए। मुझे लगा कि हमारे दुख साझा है, तुम शायद मुझे समझ सकोगी। मैं तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे पसंद करके मेरा हाथ थामकर मुझ पर उपकार करोगी। बोलो, बोलो, थामोगी इस अपवित्र का हाथ। अभी कुशल का हाथ थामते हुए सोच रही थी, वो दोनों ही अपवित्र नहीं है। अपवित्र तो वो है जिनकी सोच दूषित है, जो इस तरह के घृणित कार्य करते हैं। लवी और कुशल दोनों ही एक दूसरे के हाथों को थामे हुए स्नेहिल स्पर्श की यादें संजो रहे थे। कुशल और लवी दोनों एक दूसरे की ओर देखकर चुप हो गए, जैसे सब कुछ कह दिया हो, फिर भी कुछ कहने को बाकी हो। कमरे में मौन पसरा था, पर वह मौन बोझिल नहीं था, बल्कि एक अपनापन था उसमें, एक भरोसे का, सहारे का और समझ का। लवी कुशल का हाथ अपने दोनों हाथों में थामे हुए बोली, कुशल, हम दोनों ही कुछ टूटे हुए हैं, पर एक दूसरे का सहारा बनकर हम दोनों पूरे हो सकते हैं। तुमने जो झेला है वह किसी नरक से कम नहीं। तुम्हारे भीतर जीने की
जो ललक है वह तुम्हें और भी सुंदर बनाती है। कुशल की आंखों में आंसू छलक आए। पहली बार किसी ने उसके दर्द को सिर्फ सुना नहीं, समझा भी था। लवी, क्या तुम सच में मुझे स्वीकार कर सकती हो, ऐसे जैसे मैं हूं? हाँ कुशल, मैं तुम्हें तुम्हारे भूतकाल के साथ, तुम्हारे घावों के साथ, तुम्हारी हंसी और डर दोनों के साथ अपनाना चाहती हूँ। क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं वही टूटा करते हैं, और सच्चाई को ही प्यार करना चाहिए, ना कि सिर्फ चेहरे को। कुशल ने लवी की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी, बस सच्चाई थी। वही सच्चाई जो अब तक उसने ढूंढी थी। ना किसी डिग्री में, ना डॉक्टर के सत्रों में, ना किसी सलाह में, बल्कि एक ऐसे साथी की आंखों में जिसने भी दर्द झेला था। वो दोनों चुपचाप खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। बूंदें जैसे उनके भीतर जमे दर्द को धीरे धीरे धो रही थी। कुशल ने कहा, लवी, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा, पर मैं कोशिश करता रहूंगा, हर दिन, हर पल। और अगर तुम साथ रहो तो यह सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। लवी मुस्कुरा दी। और अगर तुम साथ रहो तो मुझे मेरे अतीत की परछाइयों से डर नहीं लगेगा। मैं भी हर दिन थोड़ा और मजबूत बनूंगी। हम साथ मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे, जिसमें न अपवित्रता होगी, न डर, बस एक सच्चा साथ होगा। यह कहानी उन सभी के लिए एक प्रकाश पुंज है जो अपने भीतर दर्द छुपाए जी रहे हैं, चाहे वह किसी भी लिंग, उम्र या परिस्थिति में हो। हमें सीखना होगा कि पीड़ित सिर्फ औरतें ही नहीं होती, और मर्द सिर्फ मजबूत दिखने वाला नहीं होते। सच्चाई यह है कि दर्द का कोई जेंडर नहीं होता, और इंसानियत की पहली शर्त है समझना, सहानुभूति रखना।